नमस्कार। मैं दानिश इकबाल आज आपको वॉइस इन स्पीच के बारे में कुछ बताऊंगा। वॉइस इन स्पीच जैसा कि आप समझ सकते हैं कि दो मुख्तलिफ पहलू हैं, दो अलग अलग चीज़ें हैं। एक है वॉइस और एक है स्पीच। जैसे कि वॉइस पहले आता है, उसी तरह से इसके प्रिपरेशन में, इसके तैयारी के लिए भी हमें सबसे पहले वॉइस की तैयारी करनी होती है। अब वॉइस की तैयारी जब हम करते हैं तो उसमें बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये ज़्यादातर एक्सरसाइजेज जो हैं वो हमें योग में भी मिलती हैं। तो आज जो हम आपके साथ एक्सरसाइजेस साझा करेंगे उसमें बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेज आपको देखने को मिलेंगी जिसमें या तो योग की कोई छवि है या कोई पुट है, योग से लेके उसे इम्प्रोवाइज किया गया है। वॉइस की जब हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि वॉइस चीज़ क्या है। सबसे पहले जो चीज़ आती है वो होती है ध्वनि, आवाज़, और ये आवाज़ उत्पन्न होती है आपकी श्वास से, सांस से। तो जब आप आवाज़ किसी भी किस्म की उत्पन्न करेंगे तो ट्रैवल भी करती है एयर के थ्रू, और आपके शरीर से भी जब वो बाहर निकलती है आपके कंठ से होती हुई, तो वो एक श्वास के माध्यम से, हवा से, ब्रेथ जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में, उसके थ्रू ही वो बाहर ट्रैवल करती है। तो इसमें सबसे मूलभूत एक बात यह आ जाती है कि क्या हम बगैर ब्रेथ के, बगैर सांस के भी बोल सकते हैं? तो आप ज़्यादा नहीं, सिर्फ 30 सेकेंड्स या 30 सेकेंड्स अगर आपको कम लगे तो आप 50 सेकेंड कोशिश करके देखिए सांस को रोक के कुछ भी बोलने की, तो आप शायद ना बोल पाएं। और अगर बोलें तो आपके गले में एक कर्कश आ जाएगा, एक खराश सी आ जाएगी। लिहाजा what I'm trying to say here कि breath is so essential when you want to talk, when you want to speak। या आप कोई भी आवाज़ निकालने की कोशिश करेंगे तो उसके जो एक मूल जो उसको सपोर्ट सिस्टम मिलता है वो ब्रेथ के थ्रू ही मिलता है। अब इसकी एक्सरसाइजेज बहुत सारी हैं। हमें अपने सांस को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाना है, इसकी कोशिश हमें करनी चाहिए कि ब्रेथ हमारी एकदम स्ट्रॉन्ग रहे, तभी हम वॉइस के ऊपर पूरी पकड़ पैदा कर सकते हैं। और ये सिर्फ एक कलाकार, एक अभिनेता के लिए ही नहीं, बल्कि आप किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, आप शिक्षक हैं, आप गायक हैं, आप अभिवक्ता हैं, आप किसी भी प्रोफेशन में क्यों ना हो, जहाँ भी बोलने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे सांस का मजबूत होना, एक हेल्दी ब्रीदिंग पैटर्न होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो बातें तो होती रहेंगी, लेकिन बातों के साथ साथ यदि हम कुछ प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज भी करते चलें तो बहुत अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि आपके मन में सवाल होगा कि ठीक है, सांस है, अब इस सांस को हम कैसे और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, कैसे इसे मजबूत और ताकतवर बना सकते हैं। तो आइए कुछ प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस करके देखते हैं। हमारे साथ कुछ हमारे मंडली के कुछ कलाकार हैं, वो आपको कुछ एक्सरसाइजेस करके दिखाएंगे, उनके साथ मैं भी करूँगा। और इन एक्सरसाइजेस के थ्रू आपको बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स पता चलेंगी जिस पे आप अपनी ब्रेथ के ऊपर, अपनी वॉइस के ऊपर काम कर सकते हैं। और ये ऐसी कोई बहुत विचित्र एक्सरसाइज नहीं है, ये बहुत ही ऐसी सिंपल एक्सरसाइजेज आज हम करने वाले हैं आपके साथ, जो आप अपने समय में, अगर आपके पास कोई प्रशिक्षक नहीं है, किसी टीचर नहीं है, किसी की गाइडेंस नहीं है, तो उसके बावजूद आप इन एक्सरसाइजेस को अपने घर में, आप ग्राउंड में, आपका कोई वर्क प्लेस हो, आप कहीं भी कर सकते हैं एक्सरसाइजेस को। आइए एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। सिंपल सूर्य नमस्कार से हम शुरू करेंगे।
अब सूर्य नमस्कार करना हर किसी की अपनी एबिलिटी के हिसाब से है। आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी बॉडी के लेवल्स को बढ़ाएं। ऐसा ना करें, अगर आपसे स्ट्रेचिंग कम हो पा रही है, जैसे मुझसे बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग नहीं हो पाती, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ हर बार थोड़ा और आगे बढ़ूँ, थोड़ा और आगे बढ़ूँ। तो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी लिमिट्स को बढ़ा सकते हैं। और सूर्य नमस्कार के कई वेरिएशंस भी होते हैं। मैंने आपको एक सिंपल तरीका बताया, आप दूसरे वेरिएशंस भी ट्राई कर सकते हैं। अब इसको हम सांस से कैसे जोड़ें? सांस का इसमें पूरी तरह से इस्तेमाल होता है। तो अब जो हम आपके साथ करेंगे वो ब्रेथ के डायरेक्ट कनेक्शन के साथ करेंगे, और इसको कि सांस आपकी पूरी तरह से चल रही है या नहीं चल रही है, उसके लिए हम एक ध्वनि का इस्तेमाल करेंगे, एक हमिंग उसमें हम ऐड करेंगे। सबसे पहले आप सांस अंदर लें, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out। इस तरह से आप जब सूर्य नमस्कार करने में पारंगत हो जाएं, जब आपको लगे कि अब आपका कमांड इसमें अच्छी तरह से हो गया है, तब आप हर एक मूवमेंट पे थोड़ी देर के लिए होल्ड कर सकते हैं। सबसे पहले हमने बॉडी की स्ट्रेचिंग की, फिर उसके बाद हमने सूर्य नमस्कार किया, और उसके बाद सूर्य नमस्कार को श्वास के साथ लिंक करके किया। अब हम सांस की एक और एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो कि ब्रेथ की एक्सरसाइज है। और ब्रेथ की एक्सरसाइज हम इसलिए बार बार कर रहे हैं क्योंकि ब्रेथ का सीधा कनेक्शन हमारी वॉइस से है। इसमें हम क्या करेंगे कि एक निश्चित काउंट तक इनहेल करेंगे, फिर एक निश्चित काउंट तक उसे होल्ड करेंगे, और फिर एक निश्चित काउंट तक उसे एक्सहेल करेंगे। तो फ़र्ज़ कीजिए हम शुरुआत कर रहे हैं, हमारी सांस कमज़ोर है, उतनी नहीं है, तो हम अपने हिसाब से 5 के काउंट में इनहेल करते हैं, 5 की काउंट होल्ड करते हैं, और 5 की काउंट में उसे एक्सहेल कर सकते हैं। आप गिनतियाँ गिनने के लिए आप उंगली पे ऐसे टिप ऐसे ऐसे कर सकते हैं, और इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा। या आप चाहें तो अपने जहन में, अपने दिमाग में भी एक सेकेंड के हिसाब से काउंट कर सकते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं। 1 2 3 4 5 होल्ड, 1 2 3 4 5 एक्सहेल, 1 2 3 4 5। आप इसके 5-5 के कम से कम 2 से 3 सेट्स ज़रूर अभ्यास में रोज़ करें। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन हाँ, ये आपको एक मजबूत सांस देने में ये एक्सरसाइज काफ़ी सहायक सिद्ध होगी। इसी के साथ अब हम तीसरी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, और ये है एक बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज जिसे आप कपालभाति करते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे हम अपने पेट के बल का इस्तेमाल करेंगे और पूरी सांस को एक झटके में बाहर छोड़ेंगे। कोशिश ये करें कि 10-10 के 3 सेट कम से कम आप ज़रूर करें। दोनों पैर आपके शोल्डर के थोड़ा सा खुलेगा, और नीज बेंड करके नीज अनलॉक कीजिए हल्की सी, और हाथ आपके नीज के ऊपर, और फिर सांस को एक झटके में बाहर छोड़ने की कोशिश कीजिए। इस तरह से आप 10-10 के 3 सेट कर सकते हैं। और जब ये सांस के साथ आप कर चुके हो, तब हम अब इसमें आवाज़ को भी जोड़ने की कोशिश करेंगे, और देखिए किस तरह से हम आवाज़ के साथ इसका अभ्यास कर सकते हैं। उसी पोजीशन में जाएंगे दोबारा। कोशिश कीजिएगा कि आपकी स्पाइन जो है वो सीधी रहे, ज़रा सा भी उसमें हॉन्च ना आए किसी भी तरीके से, और कोशिश कीजिए कि आप एकदम रिलैक्स मुद्रा में हो, नीज अनलॉक। इनहेल करेंगे पहले, ऊपर की पिच का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। एकदम कोशिश करें पूरा मुंह खुले, हमारा जॉस पूरी तरह से ओपन हो, और एक झटके के साथ आप एक हल्का सा बेस स्वर लगाते हुए पूरी आवाज़ के साथ अपने श्वास को 10-10 के सेट में 3 बार करने की कोशिश करें।
तो ब्रेथ की एक्सरसाइजेस के बाद आइए अब हम कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं जो कि सीधी वॉइस से रिलेटेड है। एक अभिनेता के गले में जो स्वर है उसका होना बहुत आवश्यक होता है, और स्वर के साथ साथ उसकी आवाज़ खुली हुई हो और बहुत दमदार हो। ये इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि ऑडिटोरियम में जब अभिनेता बोलता है तो वहाँ पे माइक वगैरह की इतनी सुविधा हो ना हो, वो जब बोले तो आखिरी बेंच तक उसकी आवाज़ जानी चाहिए। ऐसा अभ्यास, ऐसी आवाज़ एक अभिनेता के अंदर होनी चाहिए। तो आइए हम कुछ स्वर के माध्यम से इस अभ्यास को करने की कोशिश करते हैं। शुरू करते हैं। फिर से इस अभ्यास को करते हुए अभिनेताओं से मेरी गुजारिश है कि इस बात का ध्यान रखें कि वो एक गायक या सिंगर होने के नाते इस अभ्यास को ना करें, बल्कि अभिनेता एक एक्टर के नाते इस अभ्यास को करें। और अभिनेता होने के नाते सबसे पहले जो मूलभूत आवश्यकता होती है आवाज़ की, वो ये होती है कि आवाज़ में इतनी रेंज हो, इतना दम हो कि वो ऑडियंस में बैठे हुए आखिरी दर्शक तक कैरी कर पाए। जब वो संवाद बोलें आप, तो आपकी आवाज़ में इतना दम हो कि बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के, बिना किसी ज़्यादा कोशिश के, आपकी आवाज़ आपके संवाद को बैठे हुए आखिरी दर्शक तक पहुंचा पाए। वॉइस के लिए एक और बहुत ही रोचक और बहुत ही आसान एक्सरसाइज आपको मैं बताने जा रहा हूँ। इस एक्सरसाइज को करते हुए सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अपनी बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ देना है और हमिंग कंटिन्यूअस करते रहना है। चलिए शुरू करते हैं। इनहेल और हमिंग के साथ बॉडी को नीचे लेके जाएंगे। सांस लेते हुए ऊपर आइए, फिर नीचे जाना है। रिलैक्स। ये आपकी ब्रेथ को भी स्ट्रांग बनाएगी और हमिंग के माध्यम से आपके जो वोकल कॉर्ड्स हैं उसको भी ताकतवर बनाएगी। तो अभी आपने देखा कि किस तरह से हम वॉइस को मजबूत बनाने के लिए अपनी सांस के ऊपर काम कर सकते हैं। और जब हम अपनी सांस को स्ट्रांग बना लेंगे, जब हमारे अंदर ब्रीदिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो जाएगी, तो वो डायरेक्टली हमें मदद करेगी हमारी वॉइस की क्वालिटी को, वॉइस के टेक्सचर को और वॉइस की ताकत को लगातार बढ़ाते रहने की। एक अच्छे अभिनेता में आवाज़ अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। और अच्छी आवाज़ से मेरा तात्पर्य ये बिल्कुल भी नहीं है, मेरा मतलब ये नहीं है कि आवाज़ पतली है या मोटी है, ये एक अलग विषय है। लेकिन हाँ, अच्छी आवाज़ का मतलब ये ज़रूर होता है दमदार आवाज़ हो और आपकी आवाज़ किसी भी क्वालिटी की हो, लेकिन उसके अंदर एक ये क्वालिटी बहुत ज़रूरी है होना कि आप जब भी संवाद बोलें तो दर्शक में जो भी आखिरी दर्शक बैठा हुआ है ऑडिटोरियम में, उस तक आपके संवाद साफ साफ स्पष्ट जा। कोशिश कीजिएगा, इन सारे अभ्यासों से आपको ज़रूर
बहुत लाभ होगा। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे स्पीच की। जब भी अभिनेता मंच पर आके संवाद बोलता है तो एज अ दर्शक हम ये चाहते हैं कि जो वो बोले, जो वो करे, वो हमें साफ साफ समझ में आए। और अक्सर देखने में आया कि लोग स्पीच तो बोलते हैं, संवाद भी बोलते हैं, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं वो समझ में ही नहीं आ रहा है। कोई भी अभिनेता दर्शकों पर अमिट छाप छोड़ के चला जाता है यदि जब वो बोल रहा है, जो उसकी डायलॉग डिलीवरी है, जो उसका स्पीच है, वो अगर सशक्त तरीके से एक भाव के साथ वो बोल पा रहा है। कई बार शब्द इतना लपटे हुए होते हैं, इतना मफल्ड होते हैं कि उनकी क्लैरिटी मिसिंग होती है। और यदि आपकी वो क्लैरिटी है तो यकीन जानिए आधे से ज़्यादा काम आपका आसान हो जाता है, क्योंकि आपके संवाद साफ साफ स्पष्ट रूप में लोगों के समझ में आ रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि एक अच्छे अभिनेता होने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी स्पीच आप बोलें वो स्पीच आपके पात्र के अनुसार हो और एक सशक्त तरीके से क्लैरिटी के साथ दर्शकों तक वो पहुंच जाए। अब इसमें एक चीज़ आती है जिसको कहते हैं हम डिक्शन। अब उसमें आता है कि हम अपनी जो क्लैरिटी है उसको कैसे मेंटेन करें। सबसे पहले आवाज़ अच्छा होना चाहिए। आवाज़ अच्छे होने से मेरा ये कतई मतलब, फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, कि मोटी पतली से मेरा यहाँ अभिप्राय नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि आवाज़ में आपके दम होना चाहिए, और उसके लिए क्या है कि सांस होनी चाहिए। यदि आपके अंदर सांस है तभी आप स्पीच के साथ भी बहुत सारे खेल खेल सकते हैं, बहुत सारे वेरिएशंस लेके आ सकते हैं। यदि आपकी सांस जो है वो हल्की है, छोटी है, तो आप स्पीच को भी स्पीच के साथ इंसाफ नहीं कर पाएंगे। मिसाल के तौर पे यदि शेक्सपियर की कोई स्पीच है तो शेक्सपियर की स्पीच बहुत लंबी होती है, उसमें पॉजेस भी कम होते हैं कई बार। तो हो सकता है 3-4 लाइन आपको एक ही सांस में बोलनी पड़े। अब उसमें क्या होता है कि अभिनेता बोलता है और बोलता चला जाता है, लेकिन उसके अंदर सांस ही नहीं है। तो जब सांस नहीं है तो शब्द कैरी नहीं करते। शब्द कैरी नहीं करेंगे तो उसका कोई सेंस नहीं बनता। और लंबा सेंटेंस है मान लीजिए, तो उस लंबे सेंटेंस में वेरिएशन लाने के लिए आपके पास सांस पे पूरा कंट्रोल होना चाहिए कि जहाँ चाहें आप सांस को होल्ड करें, जहाँ चाहें आप सांस को छोड़ें, और कहीं पे सांस ज़्यादा छोड़ें, कहीं पे सांस कम छोड़ें। ये सारे कैलकुलेशन सुनने में बड़े कठिन लग रहे होंगे आपको, लेकिन जब आप इसका अभ्यास करेंगे, रोज़ अभ्यास करेंगे, निरंतर करेंगे, तो ये सारी चीज़ें सबकॉन्शियसली आपके मस्तिष्क में रहेंगी, और आप जब बोलेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपका वो जो सिस्टम है वो सपोर्ट करेगा। यहीं पे आ जाता है अभ्यास, रियाज। रियाज नहीं करेंगे तो कोई भी काम जो है वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। अब आपको एक मिसाल दूंगा। चलना या साइकिल चलाना बहुत आसान है, लेकिन यदि आप फर्ज कीजिए 1 महीने के लिए बेड पे आप बैठ गए या लेट गए, तो उसके बाद जब आप उठ के चलेंगे तो आपको दिक्कत होगी, आप नहीं चल पाएंगे। उसी तरीके से चलना जबकि इतना आसान काम है, आप नहीं चल पाएंगे। लेकिन अभिनेता जो है वो अभ्यास करने में कहीं कुछ कमी छोड़ देता है, कतराता है या नहीं करता है। वो फिर ये चाहता है कि जिस भी दिन उठ के अभिनय करने लगे उसके अंदर वही धार आ जाए और वही चीज़ आ जाए, तो ये संभव नहीं हो पाता। अगर आप डेली नहीं कर सकते, अभ्यास ना करें, लेकिन हाँ हफ्ते में कुछ दिन तो आप अपना एक फिक्स कर लें कि आप अभ्यास करेंगे। और स्पीच और ब्रेथ एक ऐसी चीज़ है जो निरंतर प्रयास करने की ज़रूरत है। इसको आपको लगातार प्रैक्टिस करना है, तभी आप इस पर एक पकड़ पैदा कर पाएंगे। खैर, ये बातें मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप सिर्फ ये जो क्लास है इसको देख के आश्वस्त ना हो जाए कि हमने देख लिया और हमें आ गया। जब तक आप इसे करेंगे नहीं, लगातार नहीं करेंगे, कुछ नहीं होने वाला है। और मेरे साथ भी यही हुआ है, इसीलिए मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ कि आप एक्सरसाइजेस करें। और जो एक्सरसाइजेस मैंने आपको बताई वो बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। आप रोज़ की अपनी दिनचर्या में उसे शामिल कर सकते हैं। और अभी स्पीच से रिलेटेड भी हम आपसे जो बात कर रहे हैं वो भी बहुत ही हल्की हल्की एक्सरसाइजेस बताएंगे ताकि आप उसे कर पाएँ, और बिना किसी प्रशिक्षक के भी, किसी टीचर के बगैर भी आप अपने से उसे कर पाएँ। तो स्पीच पे हम बात कर रहे थे। स्पीच पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है उसका डिक्शन। शब्दों की जो संरचना है, शब्दों की जो बनावट है, वो साफ साफ समझ में आए, तभी कहीं जाके शब्द का कोई अर्थ निकल के आता है।
जैसे एक शब्द है अंग्रेजी का, सफ़र। सफ़र अंग्रेजी में कुछ और है और हिंदी में और उर्दू में उसके मायने सफ़र के कुछ और हो जाते हैं। उसी तरीके से अगर शब्दों का उच्चारण सही से ना हो तो शब्द के अर्थ भी बदल जाएंगे। जैसे एक शब्द है खुदा। खुदा का माने ईश्वर, भगवान। अब उसको अगर आपने खुदा ना बोल के कर दिया खुदा, तो क्या हो जाएगा? गड्ढा, खुदा हुआ, ज़मीन खुदी हुई होती है। और आजकल उर्दू में ख़ासतौर से अभिनेताओं को आपने सुना ही होगा, इतना अच्छा उनका तलफ़ुज़ है कि वो उनको खुदा कहीं नज़र नहीं आता, सब जगह खुदा ही खुदा नज़र आता है। तो फिर वो ऐसी हो जाती है, ऊपर देखते हुए कहते हैं कैसी है तेरी खुदाई, तो ऊपर वाला भी कंफ्यूज हो जाता है कि ये मुझसे बात कर रहे हैं या ये नीचे किसी खुदाई उदाई की बात कर रहे हैं। बहरहाल, तो इस कन्फ्यूजन को बचाने के लिए आपका नुक्ता सही होना चाहिए, आपका तलफ़ुज़ सही होना चाहिए, आपका प्रोनंसिएशन सही होना चाहिए। और ये तो एक बहुत मोटी सी मिसाल मैंने आपको दी खुदा की। एक छोटी सी चीज़ है क्षण, इसमें क्ष है, क्षण 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 लोग बोलते हैं, तो क्षण कुछ और हो जाएगा या कुछ भी नहीं रह जाएगा। क्षण जो है उसमें एक ध्वनि है, उसकी एक खूबसूरती है। तो ये जो अक्षर है हिंदी के, उर्दू के, अंग्रेज़ी के, इनका भी आप अभ्यास करें और निरंतर तौर पे करें। ABCD, EFGH बचपन में पढ़ते थे, लेकिन बहुत सारे अलग अलग विद्यालयों में, अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग रीजन में ये ABCD पढ़ाने का जो एक डायलेक्ट है वो अलग हो जाता है। कहीं पे यम, यन, यच ये बताया जाता है, कहीं पे MNH ये बताया जाता है, कहीं पे H भी बोला जाता है। तो फोनेटिक्स जो है वो स्टेट वाइज चेंज होता चला जाता है। कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि स्टैंडर्ड फोनेटिक्स उसकी जो है वो हम निरंतर रूप से प्रयास करते रहें। तो आइए इसी तरह से हम कुछ अक्षरों के प्रयास को, अक्षरों के अभ्यास को करते हैं और उसमें देखते हैं कैसे हमें डिक्शन को सुधार करने में फ़ायदा हो सकता है। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W। इस अभ्यास को आपको बार बार करना है और कोशिश कीजिए कि आपका उच्चारण, ये जो अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट्स हैं, ये साफ साफ निकले। इसी तरह से आप हिंदी के अक्षरों को भी अभ्यास में ला सकते हैं। लेकिन यदि आपने अंग्रेजी के अक्षरों को भी किया तो ये ध्वनियाँ हैं, ये ध्वनियाँ अगर आपके मुंह से साफ साफ निकल रही हैं तो ये आपको हिंदी के भी अभ्यास में लाभकारी सिद्ध होंगी। आइए अब हम एक और अभ्यास करके देखते हैं। ये है अंग्रेजी के वॉवल्स। वॉवल्स जो हैं वो आपके जॉ के स्ट्रक्चर को पूरा खोलने में मदद करेंगे। और वॉवल्स को बोलते हुए भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप अपने जॉ को, अपने जबड़े को अच्छी तरीके से स्ट्रेच करें, अच्छी तरीके से खोलें। सांस लगातार ढेर सारी बार बार लेते रहना है, अन्यथा आप समझ लीजिए कि आप एक्सरसाइज तो कर रहे हैं लेकिन उसका जो रूट है वो ठीक से कनेक्टेड नहीं है और फ़ायदा भी आपको फिर उसी तरीके से आंशिक रूप में होगा। चलिए इस एक्सरसाइज को भी करके देखते हैं। A E I O U A E I O U A E I O U। आपने देखा कि सारे जो वॉवल्स हैं उनको बहुत स्ट्रेच कर करके बोला गया है। अब इसमें आप थोड़ा पिच का भी वेरिएशन ला सकते हैं, चाहे तो हाई पिच, लो पिच, मिड पिच, इसका भी इम्प्रोवाइज करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से आप वॉवल के माध्यम से भी अपने डिक्शन को अच्छा बना सकते हैं। चलिए
अब हम आपको सीधे लेके चलते हैं एक और एक्सरसाइज पर। ये एक्सरसाइज जो है वो डायरेक्टली आपकी स्पीच की क्लैरिटी को और भी ज़्यादा एनहांस कर देगी। स्पीच की क्लैरिटी के लिए बहुत सारी एक्सरसाइजेस हैं, उसमें से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम कह सकते हैं, एक्सरसाइज कह सकते हैं, जिसे हम कहते हैं टंग ट्विस्टर्स। ऐसे ही एक टंग ट्विस्टर जो आपको अभी हम दिखाने वाले हैं, लेकिन इस तरह के बहुत सारे टंग ट्विस्टर्स अगर आप सर्च करेंगे तो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। फिलहाल नमूने के तौर पे इस एक्सरसाइज को करना कैसे है वो आपको हमारे साथ ही करके दिखाएंगे। प्लीज। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक पर चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। अब इस एक्सरसाइज को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, और भी ज्यादा चैलेंजिंग बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, अपनी एक उंगली लीजिए, इंडेक्स फिंगर, और उसको अपने दांत के पास रखिए और पूरे जॉ को खोलते हुए इसी टंग ट्विस्टर को फिर से बोलिए। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात पर चांदनी चौक पर चटनी चटाई। कोशिश करिए कि आप सबके जॉ वो खुले, इसको रोकना नहीं है, उंगली को अपने दांत से पकड़ के नहीं रखना है, इसको आपको सिर्फ वहां पे रखना है, एक ऑब्स्टिकल की तरह से, एक अड़चन की तरह से क्रिएट करना है, और जॉ पूरा खुलेगा। चलिए। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। आप देख सकते हैं कि सबको बोलने में मुश्किल हो रही है, और ये मुश्किल होगी, आप उंगली रख के क्लियर नहीं बोल पाएंगे, लेकिन इससे सीधा सीधा ये फायदा होगा कि आपके जॉज ओपन होंगे, और जब आपके जॉ ओपन होंगे तो आप और क्लैरिटी के साथ अपने अक्षरों को, अपने शब्दों को बोल पाएंगे। यही एक्सरसाइज आप अपने संवाद के साथ भी कर सकते हैं। कोई भी आप कहानी का एक पीस ले लीजिए, डायलॉग ले लीजिए, या कोई नाटक की स्पीच उठा लीजिए, या न्यूज़पेपर का कोई एक हिस्सा ले लीजिए, वो हिंदी हो, अंग्रेजी हो, उर्दू हो, किसी भी भाषा में हो, आप उसे ले लीजिए और पहले आप उसको ऐसे ही प्लेन पढ़ने की कोशिश कीजिए आराम से। और जब आप उसे पढ़ने में कॉन्फिडेंट हो जाए कि हाँ मैं इसको पढ़ सकता हूँ, कहीं अटक नहीं रहा हूँ भाषा के लिहाज से, तब आप अपने मुंह में इसी तरह से अपनी ये इंडेक्स फिंगर को दबा लें और उसके बाद उसको पढ़ने की फिर से कोशिश करें। यदि आपको उंगली में चोट लग रही है या कोई तकलीफ हो रही है तो यही एक्सरसाइज आप एक पेंसिल के साथ भी कर सकते हैं। पेंसिल को दबा लें मुंह में और उस पैसेज को साफ साफ पढ़ने की कोशिश कीजिए। और इसको पढ़ते हुए आप कोशिश करें कि आप किसी भी मोबाइल फ़ोन से या किसी चीज़ से उसको रिकॉर्ड करें, और रिकॉर्ड करने के बाद उसको सुनें। जब आप सुनेंगे आप खुद ही एनालाइज कर लेंगे कि आपकी स्पीच में कितनी क्लैरिटी आ गई है। अभी तक हम लोग ने बहुत सारे बिंदुओं को टच किया है, कवर किया है, और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो स्पीच में है वो है स्पीच में उतार चढ़ाव, वेरिएशन। तो उस वेरिएशन को लाएं कैसे? अक्सर हम देखते हैं कि सामने एक कलाकार बड़ी मेहनत कर रहा है, एक्टिंग में पूरी जान डाले हुए है, लेकिन जब वो बोल रहा है तो वही एक ही तरह से नीरसता उसके बोलने में है। तो कहीं ना कहीं हमें उससे सहानुभूति भी होती है, लेकिन फिर ये भी लगता है कि ऐसा क्यों बोल रहा है। और जब वो कुछ ज़्यादा देर तक उसी तरह से बोलता है तो उसकी आवाज़ और उसके संवाद कानों में चुभने भी लगते हैं, और मन नहीं करता कि फिर उसको आगे सुना जाए। मैं वॉइस इन स्पीच का टीचर हूँ, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स इस ख़ास समस्या के साथ आते हैं। तो इसके बहुत लंबी इसकी प्रक्रिया है, इससे निजात पाने की, जिसे मोनोटोनिस हम कहते हैं, मोनोटोनी आपके डायलॉग में। लेकिन आज जो हम आपके साथ एक सिंपल एक्सरसाइज शेयर करेंगे, उम्मीद करते हैं इसे अगर आप करेंगे तो आपको इससे फ़ायदा होगा। आप कोई भी संवाद ले लीजिए और उस संवाद में आप कोशिश कीजिए कि हर एक शब्द को क्लैरिटी के साथ बोल पाएँ। जैसे एक बहुत ही कॉमन लाइन है जो हम आपको भी बोल के सुनाते हैं, राम कल स्कूल गया था। ये एक सेंटेंस है, राम कल स्कूल गया था। अब इसमें आप कोशिश करें कि राम के ऊपर एम्फेसिस दें, और उस एम्फेसिस को देने के लिए मतलब बल दें, एक हाथ के जेस्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक हल्का सा आप ऐसे पैट कर सकते हैं,
क्योंकि शुरू में जब आप कोशिश करेंगे तो हो सकता है आप वो एम्फेसिस ना दे पाएँ। तो उसके लिए हम कोशिश करते हैं कि हम एक हाथ के ऐसे झटके का इस्तेमाल करें। तो चलिए हम राम शब्द को लेते हैं। तो ये हो गया राम कल स्कूल गया था। तो हम दूसरे शब्द पे आते हैं, राम कल स्कूल गया था। 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 इस तरह से हम सारे शब्दों के ऊपर एम्फेसिस देके बोलने की कोशिश करेंगे। और मैं फिर आपसे कहूँगा कि अपने इस अभ्यास को आप रिकॉर्ड कीजिए, क्योंकि अगर आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो आपको लगेगा कि आप एकदम ठीक कर रहे हैं, लेकिन होता क्या है कि हमारा कान वही सुनता है जो हम चाहते हैं। तो ईमानदारी से फीडबैक लेने के लिए जब आप उसे रिकॉर्ड करेंगे, तब आप जब सुनेंगे तो आपको उसमें अपनी गलतियाँ, अपनी त्रुटियाँ और क्या आप अच्छा कर रहे हैं, क्या सुधार कर रहे हैं, वो आपको समझ में आएगा। ध्वनि भी चली जाएगी और एक अच्छी और दमदार आवाज़ के साथ आप प्रेक्षागृह में अपने दर्शकों को अपने अभिनय से अभिभूत कर सकेंगे। तो ये एक मेरा सुझाव है आपको कि जो भी हमने बताया है वो आप करें, अभ्यास करें। अभ्यास नहीं करेंगे तो फिर कुछ भी नहीं हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। एक तिनका बराबर भी आपको फ़ायदा नहीं होगा। अभ्यास करेंगे तभी फ़ायदा होगा। और आज के इस लेक्चर को ख़त्म करने से पहले एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्पीच को हम अप्रोच कैसे करें। ये सारी तैयारी करने के बाद जो पहला अप्रोच होता है एक अभिनेता का, या होना चाहिए, वो स्पीच को कैसे अप्रोच करें। बहुत सारे बार मेरे पास ये स्टूडेंट्स समस्या लेके आते हैं। तो ये कोई समस्या नहीं है, सिर्फ एक अवेयरनेस की बात है। जब भी आप कोई स्पीच लें, कोई भी नाटक लें, कोई भी अपने कैरेक्टर, कोई भी रोल प्ले करें, तो सबसे पहले आप उसको समझने के तौर पे पढ़ना शुरू कीजिए कि वो है क्या। अपने अभिनय को, अपने अभिनेता को उससे एकदम दूर कर दीजिए। आप एक सामान्य दर्शक के रूप में, एक पाठक के रूप में उसको पढ़िए। देखिए कि उसमें लिखा क्या है, कह क्या रहा है, कहाँ कॉमा लगा है, कहाँ फुल स्टॉप है, कहाँ कौन सा शब्द है, कौन से ऐसे शब्द हैं जिनके मतलब आपको मालूम है, कौन से ऐसे शब्द हैं जिनके मतलब नहीं मालूम है। वो चाहे हिंदी हो, अंग्रेज़ी हो, उर्दू हो, तमिल हो, बंगाली हो, कोई भी भाषा हो, आप उसमें उस मतलब को ढूंढिए और उस मतलब को जानिए। और उसके बाद पहली रीडिंग आपकी समझ के तौर पे होनी चाहिए। दूसरी रीडिंग जो हो वो आप कहीं उसमें रस ढूंढना शुरू कीजिए कि कैसे उसमें क्या क्या भाव है, क्या क्या रस है। और ये जब 4-5 बार इस तरह की आपकी रीडिंग हो जाए, फिर उसके बाद एक अभिनेता के रूप में आप उसको अप्रोच करना शुरू कीजिए। फिर आप कहीं जाके ये देख पाएंगे कि वो टेक्स्ट आपके लिए सहज हो गया है, वो टेक्स्ट आपके लिए अजनबी नहीं है, आपको जाना पहचाना टेक्स्ट लगेगा। वो संवाद आपको अपने लगना शुरू हो जाएंगे। और ये 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार करने से नहीं होगा, ये कम से कम 100-200 बार करने से होगा। जब तक आप उसको पढ़ेंगे नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, तब तक वो जो संवाद है, वो जो स्पीच है, वो आपकी होगी ही नहीं। वो हमेशा लगता रहेगा ये किसी और की लिखी हुई है, ये किसी और की बात है जो आपके माध्यम से बस आप बस उसको बोल रहे हैं। यू आर जस्ट अ कैरियर, इट्स नॉट योर ओन। तो उसको अपना बनाने के लिए आप उसको बार बार बोलना पड़ेगा। और तब भी जब आप अभिनय के प्रथम चरण में आए तो उसको सबसे पहले आप फ्लैट बोलें, एकदम सामान्य तरीके से, और फिर उसके बाद उसमें कुछ भाव लाने की कोशिश करें। और जब भाव आ जाए तब आप अपना चुनाव कीजिए कि आपको इसमें कौन सा भाव कितना डालना है, कौन सा रस डालना है, कहाँ पे आपको इसमें कॉमा लगाना है, कहाँ पे आपको फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ पे आपको पॉज लेना है, कहाँ पे आपको कोई जेस्चर से कम्युनिकेट करना है, कहाँ पे आपको अपने फेस एक्सप्रेशन से कम्युनिकेट करना है, कहाँ पे आपको एक्स्ट्रा ब्रेथ से कम्युनिकेट करना है, कहाँ आपको पिच के उतार चढ़ाव से कम्युनिकेट करना है। ये बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो एक अभिनेता के बैग में होने चाहिए, जिसके थ्रू वो अपनी स्पीच को इंटरेस्टिंग बनाए और कम्युनिकेटिव बनाए। तो ये सारी चीज़ें जब आप करते हैं तब आपकी स्पीच कहीं जाके मंच के लायक तैयार होती है। और फिर आप दर्शकों के बीच में जाते हैं, आपका पहला मंचन होता है, फिर आपको फीडबैक मिलता है। और एक अभिनेता को हमेशा ओपन रहना चाहिए फीडबैक्स के लिए, कभी भी डरना नहीं चाहिए और घबराना नहीं चाहिए।
कि फीडबैक नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। पॉजिटिव है ठीक है, नेगेटिव है तो और भी अच्छा है, क्योंकि जब नेगेटिव मिलेगा तभी आप उसको और सुधार पाएंगे। और अगर नेगेटिव नहीं मिल रहा है तो अच्छी बात है लेकिन नेगेटिव मिल रहा है तो उससे हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। आप उस फीडबैक को लीजिए, दोबारा काम कीजिए और अपने काम में आगे बढ़िए। तो विभिन्न आयाम स्पीच की तैयारी के लिए हमने आपको बताया, ब्रेथ की बात की, वॉइस की बात की, और फिर उसके बाद कैसे हम वॉवल्स वगैरह की एक्सरसाइज करके, अलंकार की एक्सरसाइज करके कैसे अपने डिक्शन को सुधार सकते हैं, टंग ट्विस्टर्स का इस्तेमाल करके कैसे अपने डिक्शन को और सुधार सकते हैं। ये सारी एक्सरसाइज करने के बाद हम अपनी स्पीच पे आ गए, और स्पीच में कैसे भाव का इस्तेमाल करें, कैसे उसको एम्फेसाइज करके और इंटरेस्टिंग बनाएं, मीनिंगफुल बनाएं, ये सारी बातें कर ली। अब एक नमूने के तौर पे कहें, एग्जाम्पल के तौर पे, सुरेंद्र वर्मा जी के नाटक की एक स्पीच है, नाटक का नाम है कैद हयात। उसमें परवेज किरदार है, उसकी एक स्पीच है जिसका एक छोटा सा अंश आमिर से मैं निवेदन करूंगा कि वो आपको करके दिखाएं। पहले वो फ्लैट उसको बोलेंगे और फिर उसके बाद उसमें अभिनय डालते हुए कैसे उसको बोलें। इसी तरह से आप भी पहले किसी भी स्पीच को अगर फॉलो करें, तैयारी करें, तो पहले एक बार फ्लैट बोलें, एक बार क्या 10 बार बोलें, और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसमें इमोशंस को डालें और उस इमोशंस के माध्यम से अपनी स्पीच को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाएं। आमिर। पहले मैं आपको फ्लैट स्पीच सुनाता हूँ। अब्बा मरहूम का साया सर से उठने के बाद सारी जिम्मेदारी मुझ पर आन पड़ी। दुकान की संभाल, घर की देखभाल, भाइयों की तालीम, बहनों की शादी की फिक्र। आमदनी बस गुजारे लायक थी और काम का कोई तजुर्बा नहीं था, इसलिए रोजगार में जी जान से जुट जाना पड़ा। धीरे धीरे चीज़ों को समझना शुरू किया कि दुनियादारी किसे कहते हैं, रोजी किस तरह कमाई जाती है, खुदगर्जी क्या चीज़ होती है, इंसान क्यों कर बदल जाते हैं, किस्सा मुख्तसर ये कि ज़िंदगी क्या होती है। अब मैं आपको एक अभिनेता के तौर पर एक इमोशन के साथ इसको सुनाने जा रहा हूँ। अब्बा मरहूम का साया सर से उठने के बाद सारी जिम्मेदारी मुझ पर आन पड़ी। दुकान की संभाल, घर की देखभाल, भाइयों की तालीम और बहनों की शादी की फिक्र। आमदनी बस गुजारे लायक थी और काम का कोई तजुर्बा नहीं था, इसलिए रोजगार में जी जान से जुट जाना पड़ा। धीरे धीरे चीजों को समझना शुरू किया। दुनिया क्या होती है, दुनियादारी किसे कहते हैं, रोजी किस तरह कमाई जाती है, खुदगर्जी क्या चीज होती है, इंसान क्यों कर बदलते हैं, किस्सा मुख्तसर ये कि जिंदगी क्या होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर। इतना अच्छा बोला आमिर ने कि मैं भूल ही गया और आमिर को सुनता चला गया। तो ये थी आज की हमारी क्लास, और इस थोड़े से समय में मैंने कोशिश की कि आपको स्पीच के, वॉइस इन स्पीच के वो सारे इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स, वो सारे इम्पोर्टेंट पहलू बता सकूं, जिससे आप अपने अभ्यास में अपने परफॉर्मेंस को अच्छा कर सकें, अपनी स्पीच को, अपनी वॉइस को और सुधार सकें। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, सिर्फ इस क्लास को देखने से कुछ नहीं होने वाला, आपको अभ्यास करना पड़ेगा और लगातार करना पड़ेगा। और जब लगातार आप अभ्यास करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको इससे फायदा होगा। हम सबको अब अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।